की कार्यपत्रक 52 है। आपने हिंदी का क्षितिज पाठ से लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा है, यशपाल जी द्वारा रचित है। इस पाठ में आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन में चढ़े एक सज्जन अपने खरीदे हुए खीरे को धोते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, साफ़ करते हैं और उसके बाद नमक मिर्च लगा करके अदा के साथ सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक देते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि खीरा जैसी नामुराद चीज़ को खाने में उन्हें शायद शर्म आ रही है, इसलिए वो उनके सामने नहीं खा रहे हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने खीरे खरीदे होंगे ट्रेन में अकेले एकांत में बैठकर खाने के लिए। लेकिन जब लेखक सामने आ गया तो अब अपना नवाबी अंदाज दिखाने के कारण वो उस खीरे को सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक रहे हैं। तो ये एक व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। आप इसमें देखिए कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। विधा एक प्रकार होता है जो आपको ये बता रहे हैं हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं। एक किसी जैसे हम निबंध लिखते हैं, निबंध भी एक विधा है। कविता लिखते हैं, एक विधा है, जिसमें एक लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। तो हास्य व्यंग्य साहित्य जो होता है, इसमें हंसी के माध्यम से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। अब जैसे आपने सूरदास के पद पढ़ा था, उसमें गोपियाँ कितने आराम से उद्धव को भला बुरा कहती हैं, लेकिन वो वाक चातुर्य का प्रयोग करती हैं, इसलिए उनको वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। फिर आगे कह रहे हैं, लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है, प्रस्तुत व्यंग। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसको क्या बताया गया कि ये पाठ व्यंग है। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है। पतनशील सामंती समाज, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? पतनशील मतलब जो सामंती व्यवस्था है हमारे समाज में, पहले सामंत लोग जो होते थे वो समाज की सबसे ऊपर सीढ़ी पे बैठते थे, अर्थात बहुत ऊंचा स्थान होता था। लेकिन उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद होती थी। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था के द्वारा अब जो नीचे वाले लोग थे वो धीरे धीरे, प्लूटो का एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति गरीब है, जो नीचे का स्तर का है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो अपने पतनशील व्यक्तित्व के कारण पैसों का उड़ाते हैं, पैसों का अपव्यय करते हैं, व्यर्थ में खर्च करते हैं और अपनी रासलीलाओं में लगे रहते हैं। इस प्रकार से उनका धीरे धीरे पतन हो जाता है और निम्न वर्ग का व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे कोशिश करता है, क्योंकि उसने बहुत कष्टों को झेला है, तो वो धीरे धीरे कोशिश करते करते वो ऊपर के शिखर पर पहुंच जाता है। तो पतनशील सामंती समाज पर व्यंग किया है कि उनके पास पहले बहुत कुछ था, पैसा था, सम्मान था, और इस कारण से लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस वर्ग को ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ उनके इशारों पर नाचेगी। तो ये बनावटी जीवन शैली जीते हैं। ये अब अमीर नहीं रह गए हैं, अब इनके गुणों में कमी आ गई है, अब इनको समाज में उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अभी भी दिखावे की प्रवृत्ति इनके अंदर है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। ऐसे लोगों को लेखक ने क्या कहा है? परजीवी संस्कृति, जो कि दूसरे की संस्कृति को अपनाकर उसके जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो उससे बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत दूर हैं। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। जब लेखक ट्रेन में चढ़ा था तो उन्होंने कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन जब खीरा उन्होंने छील लिया, काट लिया, तो उसके बाद एक औपचारिकता के तौर पर वो क्या करते हैं? लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं। आप भी ऐसे करते हो ना? अपने घर में खीरा खाना होता है तो उसको हम धोते हैं, पहले छीलते हैं, काटते हैं और उसके बाद उसमें नमक मिर्च लगा कर खाते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। वो दोबारा, जब पहले उन्होंने लेखक से पूछा, लेखक ने ना कर दिया, लेकिन दोबारा जब उन्होंने काट कर नमक मिर्च लगाकर उनके आगे ऑफर किया, उनके सामने प्रस्तुत किया, तो पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। कई बार होता है हम किसी चीज़ को मना कर देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी महक
हमारे अंदर जैसे जैसे समाविष्ट होती जाती है, वैसे वैसे उस महक को सूंघ करके उसके डेकोरेशन, उसके बाहर का जो उस पर हमने सुंदरता लगाई हुई है, जो उसको सजा करके प्रस्तुत किया जाता है। किचन में कई चीज़ होती है, एक होता है आपको कोई चीज़ खाने के लिए सामने लाकर रख दी। कई बार होता है कि आप उसी खाने में ऊपर से हरी मिर्च डाल दिया आपने, हरा धनिया डाल दिया, टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, नींबू काट कर रख दिए, तो वो देखने में ही इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षक लगता है कि हमारा ना चाहते हुए भी खाने का दिल कर आता है। तो ठीक वैसा ही लेखक के साथ भी हुआ। पहले तो उन्होंने खीरे को मना कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि वो एक बार मना कर चुके हैं, दोबारा जो नवाब साहब थे उनको आग्रह करते भी हैं, तो मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा वो मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फांकों को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये इनका नवाबी अंदाज है कि ये खीरा खा नहीं रहे हैं, नाक के पास ला रहे हैं, मुंह के पास लाते हैं, पहले नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर उनकी नवाबी तौर तरीके का वर्णन किया गया है कि दिखावा कुछ और है। अंदर से उन्होंने क्या खीरा वास्तव में फेंकने के लिए खरीदा होगा? नहीं, उन्होंने खाने के लिए खरीदा था, लेकिन लेखक को सामने देखकर उन्होंने उसको खाया नहीं। नवाबी अब गिरी दिखा रहे हैं, उसको बाहर फेंक रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है आपको, व्यंग विधा की क्या विशेषता होती है? आपको जो पैराग्राफ दिया है उसी में ही आपको आंसर मिल जाएगा। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। तो ये व्यंग्य विधा की विशेषता होती है। परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है? परजीवी संस्कृति, आपको जैसा बताया कि परजीवी संस्कृति वह संस्कृति होती है जो दिखावे की संस्कृति होती है। असली में वे कुछ और होते हैं, लेकिन दिखावे के लिए वो क्या करते हैं? परजीवी संस्कृति को अपना लेते हैं, दूसरी संस्कृति को अपना लेते हैं। तो परजीवी संस्कृति कौन सी संस्कृति होती है? जो बनावटी जीवन शैली के जो लोग आदी हैं, ऐसी संस्कृति को लेखक ने परजीवी संस्कृति कहा है। दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे? दिखावे की प्रवृत्ति हम उसे कहेंगे जब हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास जो कपड़े हैं हम वो कपड़े पहनते हैं अपने संतुष्टि के लिए। आपने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ 9वीं कक्षा में पढ़ा था। प्रेमचंद को जो कपड़े पहनने होते थे, चाहे वो फ़ोटो खिंचाने के लिए वही कपड़े पहनते हैं, चाहे वो घर में वही कपड़े पहनते हैं, उन्होंने कहीं भी दिखावा नहीं किया। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं वो फ़ोटो खिंचाने के लिए विशेष रूप से कपड़े खरीदते हैं या पहनते हैं, चाहे वो मांग कर पहने, चाहे किसी से उधार लेकर के पहने, चाहे खरीद कर पहने। वो अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं कि आम जीवन में हम अच्छे हैं या नहीं है, फ़ोटो में तो हम अच्छे दिखने चाहिए। तो लेखक ने ऐसी संस्कृति को दिखावे की संस्कृति कहा है जो अंदर से तो खोखली होती है, लेकिन ऊपर से वो अच्छा, सुंदर, अमीर बनने की कोशिश करते हैं। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने के लिए क्यों मना कर देते हैं? अभी आपको बताया कि पहली बार तो लेखक ने खीरा लेने से मना कर दिया, लेकिन दोबारा वही खीरा लेने से उनकी इच्छा हो रही है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने क्या किया? संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार वो पहले इनकार कर चुके हैं, तो इसलिए मुंह में पानी आ रहा है। उसके सौंदर्य को देख करके, उसको तरीके से, सलीके से सजा करके जब वो नमक मिर्च लगा कर ऑफ़र करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले इनकार कर दिया था, इसलिए दोबारा वो अच्छा लगने के बाद भी नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते? अपनी कल्पना से लिखिए। हम भी ऐसे ही करते। हमने यदि एक बार किसी चीज़ को ना कर दिया है तो दोबारा हमारे को लेने में शर्मिंदगी महसूस होगी और हम उस चीज़ के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन हो सकता है हम इतने ज़्यादा अपने आप को एकदम दृढ़ संकल्पी नहीं हैं। हो सकता है कई बार यदि एक से दूसरी बार यदि हमारी कोई मित्र हो, कोई सखी हो, यदि कहती है, घर परिवार का कोई सदस्य हो, तो हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि उस रिश्ते के अनुसार, जैसे यहाँ नवाब साहब तो बिल्कुल अनजान व्यक्ति थे, उन्होंने लेखक के आने पर कोई उत्सुकता भी नहीं दिखाई, तो इसलिए लेखक को लेने में एक बार को संकोच हो रहा है, दोबारा एक बार ना करके दोबारा लेने में। लेकिन यदि हमारा कोई मित्र हो, कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई हमारे घर के लोग हों, और वो यदि हमारे एक बार ना करने के बाद भी हमें दूसरी बार ऑफ़र करते हैं, तो हमें यदि मन करता है तो हम ले लेते हैं।
क्योंकि वहाँ हमारे रिश्तों में इतनी दूरियां नहीं होती हैं कि हम औपचारिकता निभाएं। यदि हमें अच्छा लगता है तो हम अनौपचारिक रूप से उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये लेसन एक एक पैराग्राफ करके दिया जा रहा है, एक एक पैराग्राफ करके धीरे धीरे समझाया जा रहा है। इसके बाद भी यदि आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और जो काम कर रहे हैं, ये काम केवल वर्कशीट का यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। इस वर्कशीट को करने के बाद इससे रिलेटेड जितने और प्रश्न बनते हैं, जो और पैराग्राफ हैं, जो बुक के पीछे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, उस सब को भी आपने पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। ये काम केवल लिख कर नहीं ख़त्म हो रहा है, इसको आपको याद भी करना है, क्योंकि पेपर में इससे अलग भी आ सकता है, यही आंसर भी आ सकते हैं और आपको इसकी तैयारी करनी है।